ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 12वीं के छात्रों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग नशा कहानी पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की, और हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ा था और कहानी पढ़ना शुरू किया था। हम लोग पिछले दिन ये पढ़े थे कि नशा कहानी दो दोस्तों की है, वीर और ईश्वरी, जो दोनों एक साथ प्रयागराज में पढ़ते हैं और दशहरे की छुट्टी होती है। सभी बच्चे अपने अपने घरों में घर चले गए हैं और वीर ईश्वरी के साथ उसके घर जा रहा है और दोनों का सेकेंड क्लास में रिज़र्वेशन है। ट्रेन तो रात को थी, लेकिन वो दोनों खुशी के मारे शाम को ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और इधर उधर घूमने के बाद वो लोग रिफ़्रेशमेंट रूम में पहुंचते हैं, जहां भोजन करते हैं। और वहां के जो खानसामे हैं वो वीर से कैसे व्यवहार कर रहे हैं और ईश्वरी से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे ईश्वरी बात बात पे खानसामों को बख्शीश दे रहा था, जिस वजह से वे उसके साथ एक अलग ही व्यवहार कर रहे थे, जो कि वीर को थोड़ा बुरा लग रहा था। तो हम लोग 83 पेज नंबर का लास्ट पैरा से पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। मतलब वहाँ से लौटते वक्त वहाँ से चलते वक्त ईश्वरी ने उन खानसामा को बख्शीश में एक अठन्नी फिर दे देता है। और वीर, ये बात उसे थोड़ी बुरी लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ईश्वरी जो उसे इतना बख्शीश दे रहा है, इस वजह से वे उससे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। फिर भी मैंने सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों? ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। यहाँ पे वीर कह रहा है कि उनका ऐसा व्यवहार उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ईश्वरी के एक हुक्म पे सब दौड़ते थे, लेकिन वो कोई चीज़ मांगता था तो वो लोग कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो इस वजह से वो कह रहा था कि उसके भोजन में कोई स्वाद न मिला, उसे खाने का कोई मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उस व्यवहार पे था उन लोगों के। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। और यही भेद यानी ये व्यवहार में जो अंतर, ईश्वरी से व्यवहार और वीर से व्यवहार में जो उन लोगों का अंतर था, इसी ओर वीर का सारा ध्यान चला गया था। इस वजह से उसे खाने में स्वाद न आया। अब आगे गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, यानी वीर ने कहा, इस तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ इनाम दिया करो तो इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। यहाँ वीर कहता है कि जब ईश्वरी उससे कहता है कि कितने तमीज़दार हैं ये खानसामे, और उसके नौकर तो ढंग से कोई काम ही नहीं करते,
तो वीर बड़े बेमन से, खट्टे मन से यानी बिना मन के, उदास मन से कहता है कि अगर तुम अपने नौकरों को भी रोज़ अगर 8 आने इनाम में दोगे तो वो भी इतनी ही तमीज़ दिखाएंगे। तो ईश्वरी उसको कहता है कि नहीं, ये सब वो समझ रहा है कि लालच से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अदब और तहजीब उनके रक्त में है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला और मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। यहाँ पे आगे वीर कहता है कि गाड़ी चलती है, डाक थी और प्रयास से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। मतलब थोड़ा प्रयास करके चली तो वो जाकर प्रतापगढ़ में रुक गई। और एक आदमी उसी वक्त उनका कमरा यानी उनका जो कोच में उनका जो दरवाज़ा था वो खोलता है तो वीर अचानक चिल्ला उठता है। वो कहता है दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। वीर कह रहा है ये बात। जब उनका दरवाज़ा खोल के वो इंसान घुसना चाह रहा था तो वीर चिल्ला उठता है कि अरे ये दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। तो मुसाफिर कहता है थोड़ा व्यंग में कि जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और जाके बीच वाली बर्थ पे बैठ जाता है क्योंकि वो बर्थ उसकी थी, उसका भी रिजर्वेशन सेकंड क्लास में था। और उस वक्त वीर को बड़ी लज्जा आती है। लज्जा यानी उसे बड़ी शर्म आती है, बड़ी झेप आ जाती है इस घटना से। यहाँ पे क्या दिखाया गया है? वीर का आत्म प्रदर्शन दिखाया गया है। इस पैरा में हम लोग देखते हैं कि वीर में जो एक आत्म प्रदर्शन की आदत थी वो यहाँ पे दिखती है। वो यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि बस वही सेकंड क्लास में, जैसे उसी को हक है सफ़र करने का, और कोई दूसरे दर्जे में या सेकंड क्लास में सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन जब वो देखता है वो भी आके सेकंड बीच वाली बर्थ पे बैठ जाता है तो उसे बड़ी झेप आती है, बड़ी लज्जा आती है। आगे, भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। भोर होते होते मतलब सुबह होते होते वे लोग मुरादाबाद पहुंच जाते हैं, और स्टेशन पे उन लोगों को लेने के लिए कई आदमी आए हुए थे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे पहले से ही। उसमें से वो कहता है, और वहाँ पे 2 आदमी आए थे। वो कहता है कि उसमें से 2 भद्र पुरुष थे और 5 बेगार यानी जो लोग जिन्हें बिना पैसे दिए काम करवाने के लिए वो लोग ले आए थे, मतलब सामान वगैरह उठवाने के लिए। किसान या मजदूर जिन्हें ऐसे ही अपने साथ वो लोग ले आए थे सामान वामान उठवाने के लिए। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। यहाँ पे वो कहता है कि उसमें से 2 लोग 5 बेगार थे, 2 भद्र पुरुष थे, और उसमें से 2 भद्र पुरुषों में एक मुसलमान थे, रियासत अली जिनका नाम था, और एक ब्राह्मण थे जिनका नाम राम हरख था। और दोनों उसकी तरफ अपरिचित नज़र से देख रहे थे क्योंकि वे उसे पहचानते नहीं थे। लेकिन वो ये अपने मन में सोचता है कि जैसे उसे लग रहा था कि मानो वे पूछ रहे हो कि कौवे होकर तुम हंस के साथ कैसे।
मतलब उनका कोई मेल न होते हुए कैसे वे और ईश्वरी और वीर कैसे एक साथ। तो यहाँ पे भी उसकी हीन भावना हमें दिखाई देती है कि उसके बारे में कोई नहीं भी सोच रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में सब बुरा ही सोच रहे हैं। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? रियासत अली ईश्वरी से पूछते हैं कि क्या वीर भी उनके साथ पढ़ता है? यह बाबू साहब भी क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ। नहीं कब का लखनऊ चला आया होता, अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकार जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकार ही गया। यहाँ पे ईश्वरी वीर का उन लोगों से पहचान करवाता है और कहता है कि वो उसके साथ ही पढ़ता है इलाहाबाद में, और वो कहता है कि उसी के बदौलत वो इलाहाबाद में अभी तक है, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। और इस बार तो वो वीर को घसीट के मतलब ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ ले आया है। वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि वीर को उसके घर वाले घर बुलाने के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन वो ईश्वरी उसे उसके घर जाने नहीं देता है, या उसकी इच्छा नहीं थी कि वो अपने घर जाए, और अपने साथ वो यहाँ पे ले आया। वो उसकी पहचान एक बहुत अमीर घर के लड़के के रूप में करवाना चाहता है, और ये दिखाना चाहता है कि वो भी एक बहुत बड़े घर से संबंधित है। यहाँ पे जो तार की बात की गई है, वो कहता है कि जो कई तार आ चुके, यानी वो दिखाना चाह रहा है कि उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे वीर को बुलाने के लिए, लेकिन ईश्वरी उसको नहीं जाने देता है। कई घर मतलब उसके यहाँ से कई तार आ चुके थे, लेकिन ये उसका जवाब इनकार दिलवा देता है, यानी मना करवा देता है कि वो नहीं जाएगा इस बार अपने घर। और कहता है आखिरी तार तो अर्जेंट था। अर्जेंट यानी मतलब बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट था। उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, मतलब हर शब्द की कीमत 4 आने थी, पर उसका भी जवाब उसने इनकार ही दिलवाया। यहाँ पे तार यानी उस वक्त तार भेजना या तार किसी के यहाँ आना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि तार की कीमत सबके लिए चुकाना बहुत मुश्किल था, और अर्जेंट तार जो होता था वो उसकी कीमत 4 आने प्रति शब्द होती थी, जो कि एक उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। तो आगे, दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। मतलब दोनों सज्जन यानी रियासत अली और राम हरक, दोनों ने उसकी ओर बड़े चकित, बहुत आश्चर्य से देखा, और थोड़ा मतलब अचंभे वाला दृष्टि दिखाने की कोशिश की कि अरे मतलब कितनी बड़ी बात थी कि तार आना एक तो, और दूसरे तार का जवाब इनकार दिलवाना। तो रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। यानी रियासत अली अर्धशंका यानी थोड़ी से शंका से के भाव से वे उससे पूछते हैं कि लेकिन वीर तो बड़े सादे लिबास में है, मतलब अगर इतने बड़े घर का वो लड़का है तो इतने सादे लिबास में कैसे? ईश्वरी ने शंका निवारण की, मतलब उनके शंका का निवारण किया। कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डालें। यूँ कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। वे
जो रियासत अली की जो शंका थी कि अगर इतने बड़े घर के हैं तो इतने सादे लिबास में कैसे हैं, तो वो उनके शंका को दूर करता है और कहता है कि वीर एक तो महात्मा गांधी के भक्त हैं और इसीलिए वे हमेशा खद्दर पहनता है और पुराने सारे कपड़े वो जला डाला है। और कहता है वैसे तो ये राजा हैं, इनकी रियासत ही है 2.5 लाख की। आपकी सूरत देखो, यानी वीर को कहते हैं सूरत से ऐसा लगता है कि अनाथालय से पकड़ कर लाए हों, लेकिन ये बहुत बड़े घर के हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप नहीं सकता। फिर राम हरख कहता है कि अमीरों का इतना सादा रहन सहन बहुत कम देखने को मिलता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने कोई साधारण ढंग से रहता हो। रियासत अली ने समर्थन किया। अपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजार में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। यहाँ पे फिर रियासत अली जो है राम हरख की बात को समर्थन करते हुए कहते हैं कि हाँ, मतलब समर्थन करना यानी वे कहते हैं कि हाँ, ऐसा भी होता है कि बड़े अमीर लोग भी बड़े सीधे साधारण ढंग से रहते हैं। वे कहते हैं कि अपने महाराजा चांगली को ही देख लो, मतलब वहाँ के कोई राजा थे चांगली जो बड़े ही साधारण ढंग से रहते थे, जिनकी वो चर्चा करते हैं रियासत अली कि वे तो बस गाढ़े की मिर्जई पहनते थे। गाढ़े की मिर्जई मतलब गाढ़े मतलब एक वस्त्र होता था जो सूती कपड़े जिसे जुलाहा पिरोते थे, और चमरौधे जूते यानी साधारण जूते पहनते थे, बाजार में घूमा करते थे। और कहते थे एक बार तो बेगार में भी पकड़े गए थे और 10 लाख रुपए में, जबकि उन्होंने कॉलेज खोला था। तो कहते हैं कि थे इतने बड़े, लेकिन वे भी ऐसे ही साधारण ढंग से रहते थे। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। वीर कहता है कि उस वक्त ये सब जो बातें हो रही थी वे कहीं न कहीं कटा जा रहा था, मतलब अंदर उसे थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो रही थी कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसे जैसा पेश किया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है। पर न जाने क्यों वो जो सफ़ेद झूठ बोला जा रहा था उसे वो हास्यास्पद नहीं जान पड़ रहा था। वे उस हर बात को बड़े कल्पित वैभव के साथ, मतलब जो जैसा वैभव, जैसा अमीरी बात की जा रही थी, वैसे में ही वो अपने को सही में मानता चला जा रहा था। उसी में वो अंदर उसी में वो अपने को महसूस कर रहा था कि वो सही में वैसा अमीर हो, वैसा ही उसे महसूस हो रहा था। मैं सह सवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 काला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। कलारास, मैं सहसवार यानी घुड़सवार, जो घुड़सवारी करते हैं, नहीं हूँ, वीर कहता है। हाँ, बचपन में वो 2 लद्दू घोड़ों, मतलब जिस पे सामान लादा जाता है, लाद के इधर उधर किया जाता था, उस पे उसने कभी सवारी की थी बचपन में। यहाँ देखा मतलब, लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि 2 कलारास घोड़े उन लोगों के लिए खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां काँप रही थी। वे कहता है कि वो किसी तरीके से बड़ी हिम्मत जुटा के चढ़ तो जाता है, लेकिन उसका एक एक अंग काँप रहा था डर के मारे। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, लेकिन
वे चेहरे पे वो कोई भाव नहीं आने देता है, कोई सिकुड़न नहीं आने देता, यानी अपने डर को वो दिखाता नहीं है। लेकिन घोड़े को ईश्वरी को पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। घोड़े को ईश्वरी को पीछे डाल दिया, यानी पीछे ईश्वरी बैठा उसके। और खैरियत थी, मतलब अच्छा हुआ कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज नहीं दौड़ाया, वरना वो कहता है कि वो उसे लग रहा था कि उसका हाथ पैर जरूर तुड़वा के वो लौटेगा। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है। वो कहता है कि शायद ईश्वरी समझ चुका था कि वीर डर रहा है। कितने पानी में है माने उसकी सारी बातें वो समझ चुका था। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। यहाँ वे वीर ईश्वरी के घर का विवरण देता है और कहता है कि उसका घर नहीं, किले जैसा था। इमामबाड़े का सा फाटक था, दरवाज़ा था, और उसके दरवाजे पे 2 पहरेदार टहल रहे थे। नौकरों का तो कोई हिसाब ही नहीं था, मतलब अनगिनत नौकर थे, और द्वार पे एक हाथी भी बंधा हुआ था। यहाँ घोड़े, हाथी, नौकर चाकर ये सब क्या है? यहाँ पे शान शौकत का एक जिसके इंगित किए जाते हैं ये लोग, मतलब अमीरी का एक सबूत है। उस वक्त ये सब चीज़ें द्योतक थीं, अमीरी की द्योतक थीं। तो ईश्वरी ने अपने, और वो कहता है कि ईश्वरी उसे उसके पिता से, चाचा, ताऊ, सबसे, घर के सारे लोगों से उसका परिचय करवाता है, और उसी अतिशयोक्ति यानी उसी तेजी से, उसी व्यवहार से जैसा कि उसने स्टेशन पे उन लोगों से मिलवाया था। और कहता है कि ऐसी हवा बनती है कि कुछ पूछिए ही मत। मतलब ऐसा वो उसका परिचय करवाता है कि घर के लोग ही नहीं, नौकर चाकर सारे लोग उसका इतना सम्मान करने लगे थे। और देहात का ज़मींदार, लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले। वो कहता है कि ज़मींदार तो थे, वो लोग लाखों का मुनाफा भी करते थे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल को ऑफिसर समझना, यानी जो चीज़ वो नहीं था लेकिन उसको वैसा ही समझ के, जैसे हुजूर हुजूर कहने लगे थे कई लोग तो उसे। जब ज़रा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो। यहाँ पे वो कहता है कि जब वो एकांत में, मतलब अकेले में जब ईश्वरी से मिलता है तो उसे कहता है कि तुम बड़े शैतान हो, यानी मतलब बड़े बदमाश हो तुम, कि तुम मेरी मिट्टी पलीत क्यों कर, मैं तुम मेरी इज्जत क्यों ख़राब कर रहे हो। मैं तो तुम मेरी मिट्टी पलीत करना, यानी उसको गलत तौर से वो दिखा रहा था। यहाँ मिट्टी पलीत करने का अर्थ है कि क्यों जानते सुनते भी वो उसकी बेइज्जती करवा रहा है। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल ज़रूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। ज़रा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है उस वक्त के समाज की
दशा, मतलब उस वक्त ज़मींदार लोग इन लोगों से पैर दबवाना, अपनी सेवा करवाना, ये सब आम बातें थी। तो वो कहता है कि वो लोग जब आते हैं तो इसीलिए फिर नाई आता है उनके पैर दबाने के लिए। कुंवर साहब लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। तो ईश्वरी वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि पहले कुंवर साहब के पाँव दबाओ। और मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ने ऐसा शायद ही कुछ हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। वो कहता है कि वो चारपाई पे लेटा हुआ था और ऐसा उसके साथ कभी ही हुआ हो कि उसका किसी ने पैर दबाया हो। और यही सब बातें कह के वे हमेशा ईश्वरी का मजाक उड़ाया करता था। वे कहता था कि ये सब तो अमीरों के चोचले हैं, रईसों का गधापन है, यही सब कह के वे ईश्वरी का परिहास करना, मतलब मजाक उड़ाया करता था। लेकिन आज वो खुद उसी जगह पे वैसा ही स्वांग यानी नाटक कर रहा था। वही सब चीज़ें जो वो दूसरों को का मजाक उड़ाता था, वो आज खुद कर रहा था वही सब चीज़ें। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की कहानी पढ़ेंगे।